आज हम पढ़ेंगे एक और सेल ऑर्गेनेली के बारे में, जिसको कहते हैं राइबोसोम्स। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे ये राइबोसोम्स क्या है, कि ये माना जाता है, माना क्या मतलब ये है कि आरएनए जो है, जो दोनों एक्टिविटीज करता है, मतलब वो प्रोटीन की तरह भी एक्ट करता है, एंजाइम्स की तरह एक्ट करता है और न्यूक्लिक एसिड भी है। तो ये राइबोसोम्स ना हमें उस चीज का एविडेंस देते हैं कि ये राइबोसोम्स क्या है। ये आरएनए और प्रोटीन का मिला हुआ स्ट्रक्चर है, एक कंबाइंड ऑर्गेनेली। ठीक है, तो उसको कहते हैं राइबोसोम्स, मतलब राइबोसोम्स प्रोटीन्स और आरएनए का बना हुआ मटेरियल ऑर्गेनेली। ठीक है, तो राइबोसोम्स सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था एक इटालियन साइंटिस्ट थे, सॉरी स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था discovered by ribosomes was discovered by, का नाम था जॉर्ज इमाइल पैलेडी। जॉर्ज इमिल इमिल पैलेडी, पैलेट बोलो आप इसको, पैलेट, जॉर्ज इमिल पैलेट। इन्होंने 1955 में राइबोसोम्स को देखा था सेल के अंदर, और इनको हाँ, ये वही है, एक और साइंटिस्ट हैं इनमें, उनका एक्स्ट्रा रोल है। तो ये थे, इन्होंने सबसे पहले राइबोसोम्स को डिस्कवर किया। इन्होंने क्या बोला कि राइबोसोम क्या है। राइबोसोम इट इज राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन, इज राइबो मीन्स आरएनए, न्यूक्लियो आरएनए एज न्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लियो मीन्स आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो है, और प्रोटीन। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। लिख सकते हैं इट कंसिस्ट या इट इज मेड अप ऑफ, कंसिस्ट आरएनए, और आरएनए भी में भी कौन सा, आरआरएनए, एंड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन से बना होता है। इसका नाम इसको याद रखना, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे आरएनए में, इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो इसमें ज्यादा डिटेल पढ़ी जाती है। तो लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये ना ये एज सच मेम्ब्रेन होता है कि जिसको बाहर से किसी चीज ने कवर करके रखा हो, कवर किया हो। लेकिन इसमें चैनल्स होते हैं, चैनल्स आप आगे देखेंगे 3 टाइप के चैनल होते हैं। तो वो एज सच, क्योंकि कोई चीज आती है, कोई यहाँ से जाती है, कोई वहां पे फिट होती है, कोई आसपास से निकलती है। तो ये वैसे ही मेम्ब्रेन बॉन्ड नहीं है जैसे दूसरे ऑर्गेनेली है, कि उनको क्या किया है, मेम्ब्रेन ने सराउंड कर दिया है। जो चीज अंदर जाने वाली हो उसको भेजती है, जो बाहर आने वाली हो उसको बाहर भेजती है, आने देती है। तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस होता है, एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। इसमें वैसा कुछ नहीं, ठीक है, मेम्ब्रेन या वो बैरियर जैसा कुछ नहीं है। इसको कहा जाता है ये मेम्ब्रेन लेस, इसकी मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली है, या विदाउट मेम्ब्रेन ये ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे राइबोसोम्स, ये इस सेल के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म फ्रीली। ये 2 तरीके होते हैं, या तो फ्रीली प्रेजेंट होंगे या मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होंगे। अटैच भी नहीं होते हैं असल में, वो थोड़ा मेम्ब्रेन के पास में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसके साथ मेम्ब्रेन राइबोसोम से अटैच होते हैं।
तो ये राइबोसोम्स उसके पास में आ जाते हैं, मतलब अटैच चिपके हुए नहीं होते हैं, लेकिन अपना काम करने के लिए उस टाइम ये उनको भेजा जाता है राइबोसोम्स को गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो अब क्या है कि उनको कहेंगे मेम्ब्रेन बॉन्ड, ठीक है, क्यों ना कि उन्होंने वहां पे एक ऐसी प्रोटीन सिंथेसाइज करनी होती है जिसको सिक्रीटरी प्रोटीन्स कहते हैं। तो वो सिक्रीटरी प्रोटीन्स क्या करती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाती हैं, वहां पे फोल्ड होती है, फिर वेसिकल में पैक होके गोल्गी कम्प्लेक्स में जाती है, गोल्गी कम्प्लेक्स में उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, मॉडिफिकेशन होती है, जो उसकी कमी होती है, जो कोई अनवांटेड चीज होती है, उसको वहां पे किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद उसको फिर वेसिकल में पैक करके जहां भेजना होता है वहां भेज दिया जाता है। अगर उसके पास कोई एड्रेस कहीं जाने का नहीं है तो उसको सेल के बाहर भेज देंगे। अब ये है मेम्ब्रेन बॉन्ड की इंपॉर्टेंस राइबोसोम्स की। अब एक दूसरी टाइप के हैं जो फ्रीली होते हैं, कहीं भी, एवरीवेयर, साइटोप्लाज्म में कहीं जगह भी पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन के साथ उनके कोई ताल्लुक नहीं रहता है। तो वो फ्रीली क्या करेंगे, वो भी प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, तो वो फ्री प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, उनको उस प्रोटीन को पैक वैक नहीं किया जाएगा, ना उसको फोल्ड करने की जरूरत पड़ेगी। हो भी सकती है फोल्डेड भी होती है, नहीं भी होती है, लेकिन जो फ्रीली होते हैं वो कहीं भी पाए जाएंगे। राइबोसोम्स प्रेजेंट एवरीवेयर in cytoplasm either freely or membrane bound. Freely present either freely or membrane bond, या either present freely or membrane bond, or membrane bond, ठीक है। बॉन्ड का मतलब ये याद रखना कि चिपका हुआ नहीं है, उस टाइम पे भेजा जाता है उसको, ताकि वहाँ इजी हो कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पास में आएगा। सपोज ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये राइबोसोम है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, यहाँ से इजी होगा, बजाय वहां से इस प्रोटीन को लाया जाएगा यहाँ तक, इसी को भेज दिया जाता है इसके पास, तो वहां पे इजी हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब इसके अलावा क्या है, ये ना प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। अब राइबोसोम्स इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स आर ATS टाइप, ATS टाइप, ठीक है, इन प्रोकैरियोट्स इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर 70S टाइप, 70S टाइप, ठीक है। ये है मेन डिफरेंस, याद रखना। और ऑर्गेनली प्रोकैरियोट्स में भी और ऑर्गेनली में भी अगर हम देखेंगे राइबोसोम्स दोनों ये कैसे होते हैं, 70S टाइप ऑर्गेनली, EES, ठीक है, ऑर्गेनलीज में
ये 70s टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन से का ऑर्गेनली MIPO हमें पहले पढ़ा है, लेकिन चलो याद रखने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ये होते हैं 70s टाइप के राइबोसोम। थोड़ा हम देखेंगे 70 और 80s में क्या डिफरेंस है। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में हम देखेंगे। इन यू ई के मीन यूकेरियोट, यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। ठीक है, हमने देखा ये होते हैं 80s, इसमें होते हैं 70s विद ऑर्गेनली। अब क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये एस क्या है। एस एस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सीवबर्ग। BARG, सीवबर्ग साइंटिस्ट थे। वो क्या थे, वो उनका रिसर्च वर्क जो था वो था सेंट्रीफ्यूगेशन, कोलाइडल सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब वो डायनेस्टी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज करते थे सेल्स को लेके, उनको ब्रेक डाउन करके, ठीक है, उनमें से मटेरियल्स को अलग अलग निकालते थे इस सेंट्रीपिटल फोर्स यूज करके। उसी को कहते हैं डायनेस्टी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब उस मशीन में डाला जाता है जो वो उनको गोल गोल घुमा के इन चीजों को अलग अलग कर देती है। तो इस साइंटिस्ट को अवार्ड भी मिला था, नोबेल प्राइज। तो ये इस साइंटिस्ट के नाम पे इसको कहा जाता है सेवबर्ग यूनिट। ठीक है, इसको इस एस तभी माना जाता है, ये नाम दिया जाता है, लगाया जाता है इनके साथ एस। और अगर हम इसको कहते हैं, इसका मतलब क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अगर ये सपोज ये है ना, आपने सेल को तोड़ के इसमें डाल दिया, किसी ट्यूब में डाल दिया, तो सबसे पहले नीचे जो आएंगे सेल डेब्री, जो भी मटेरियल होगा, ठीक है, इसको कहते हैं सुपरनेटेड। यहाँ पे सेल की जो मटेरियल होगा वो आएंगे, यहाँ पे स्पेशल सेल्स आएंगे, और यहाँ पे इसको डिजॉल्व मटेरियल कहेंगे, जो बाकी चीजें सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करके ये यहाँ पे आ जाती है चीजें। ठीक है, कोई नीचे होगी, कोई ऊपर होगी, कोई ऊपर होगी। तो इस वजह से उन्होंने इनको क्या किया था, सेंट्रीफ्यूग करके जो इनने जो इनको नाम दिया था, आगे इनके रिसर्च की थी, तो ये एस उस वजह से इनके साथ अटैच किया जाता है जब राइबोसोम की स्टडी की जाती है। अब इन्होंने जब ऐसे इनको राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूग किया, तो इन्होंने क्या पाया। तो इन्होंने देखा कि ये राइबोसोम टूट जाता है, ये राइबोसोम की ब्रेकडाउन हो जाती है बहुत सारे हिस्सों में। उनमें से दो दो तरीके के, जब इन्होंने यूकेरियोटिक राइबोसोम्स को तोड़ा तो वो एक हुआ 60s, और फिर इसको एक सब यूनिट मिला उनको 40s का। ठीक है, जब इसको तोड़ा इनको मिला एक सब यूनिट 50s का, और दूसरा सब यूनिट 30s का। ठीक है,
अब इसको ना थोड़ा देख लेते हैं। जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ना, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सपोज ये है, ठीक है, इसको कहेंगे लार्ज सब यूनिट। सब यूनिट इसको कहते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। ये ना हमने बोला स्ट्रक्चर ये इसी तरीके का इसका कुछ, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ लेंगे इनका क्या काम है। ठीक है, ये चैनल होते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे इसको स्मॉल सब यूनिट कहेंगे। लार्ज सब यूनिट, ठीक है, ये होता है डिफरेंस। यहाँ से ऊपर ये है, ये है लार्ज सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट। अब ये क्या है कि लार्ज सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट के स्मॉल सब यूनिट में उसी से लिखेंगे हम जो ऊपर लिखा, सेम थिंग। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। इसमें ये है लार्ज सब यूनिट, ये आ गया स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो ये है, उन्होंने जब इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ये इस तरीके के सब यूनिट मिले। अब आपका ये डाउट होता है स्टूडेंट्स के पास, ये तो 60 और 40 100 हो जाता है, वो 80 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि उनने कंक्लूजन निकाली कि जब ये है ना, ये कंबाइन होते हैं तो ये कुछ एरिया इनका कंबाइन हो जाता है, मिक्स हो जाता है। मतलब ये इतना एरिया समझो इनका एक दूसरे के अंदर चला जाता है या कंबाइन एरिया है। तो ये जब पूरा ही स्ट्रक्चर का ये जो डेंसिटी ग्रेडियंट यूनिट आता है वो आ जाता है 60। जब ये अलाइदा होते हैं तो इनका सरफेस एरिया या ये जो इनका जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ये इंडिविजुअल यूनिट्स इतने इतने आते हैं, जब कंबाइन होते हैं तो कुछ एरिया ये क्लोज कर देते हैं शायद। तो इसी वजह से इनका क्लोज में कम आता है ये यूनिट, और यहाँ पे जब अलाइदा करते हैं तो ज़्यादा आता है। अगर हम इस 60 सब यूनिट में क्या करेंगे, ये होता है यूकैरियोट्स, ये है प्रोकैरियोट्स। इसमें क्या होता है 60 सब यूनिट में होते हैं, हमें बोला था प्रोटीन्स भी होती हैं, तो इसमें 46 प्रोटीन्स होती हैं, 46 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। स्मॉल सब यूनिट में 23 इसमें होती हैं 33 टाइप्स की प्रोटीन, 33 प्रोटीन्स लिखो। सॉरी, इसमें 33 नहीं 31 प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। इसके स्मॉल सब यूनिट में होती है 33 प्रोटीन्स, ठीक है। इसके स्मॉल सब यूनिट में होती है 21 प्रोटीन, ठीक है। जब इनको फिर से ब्रेक किया जाता है ना और तोड़ा जाता है तो और काम की बात हमें मिलती है कि इसका मिलता है हमें
28s, ठीक है, याद रखना। और इसका मिलता है हमें 18s, जो हमारे लिए सबसे फायदेमंद है। इसका मिलता है हमें 23s, इसका मिलता है हमें 16s, ठीक है, इनका फर्दर ब्रेकडाउन करके। अब ये जो 28s है ना, ये RRNA 28s RRNA इसको कहते हैं। तो ये क्या करता है, इसमें भी कुछ प्रोटीन्स आती है, फिर उतना डिटेल हमें जरूरत नहीं। तो ये क्या है, इसके अंदर होती है, जब ये ट्रांसलेशन करता है ना, तो वहां पे क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो कुछ बॉन्ड वहां पे मोस्टली बनाए जाते हैं, बॉन्ड प्रोटीन्स एक अमीनो एसिड को जोड़ के दूसरे अमीनो एसिड के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सिक्स, फिर सिक्स। तो वो जो बॉन्ड बनाने का काम कौन करता है, ये 28s RNA, याद रखना, राइबोसोम्स आप कहोगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, इट हैव कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी बड़ा ए, एक्टिविटी। और इसमें क्या होता है, क्योंकि mRNA आया है कहाँ से, न्यूक्लियस से, उसने इंफॉर्मेशन लाई है DNA से। तो अब क्या करेगा कि उस इंफॉर्मेशन को रीड करके, उस कोडॉन को रीड करके अमीनो एसिड जोड़ने हैं कि कौन सा अमीनो एसिड इसके बाद है। तो ये क्या करेगा, ये तो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन पढ़ के कौन देगा, ये है यूकेरियोट्स में 18s। तो इसके पास होता है यूकेरियोट्स में कोजेक्स सीक्वेंस, ठीक है, कोजेक्स सीक्वेंस, KOZAC, ठीक है, कोजेक्स सीक्वेंस, वो वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में, लेकिन इतना यहाँ पे जरूरी है राइबोसोम्स के बारे में याद रखना। अब इसमें क्या है 23, इसमें ये प्रोकैरियोट्स में है, तो प्रोकैरियोट्स में कैटालिटिक एक्टिविटी होगी, कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। और वहां पे वो है, तो ये कोजेक सीक्वेंस क्या करता है, ये जाके mRNA की स्टार्ट कोडान, AUG स्टार्ट कोडान होती है, तो ये इस mRNA के वहां से चल के जाएगा, ठीक है, ये स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है, तो इसको हम लार्ज सब यूनिट मानेंगे, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, कोजेक सीक्वेंस होता है, ये पहले mRNA पे बैठेगा, तो चल के जाएगा कि स्टार्ट कोडन कहाँ पे है, वहां पे बाइंड हो जाएगा, फिर इसको बुलाएगा कि यहाँ से हम प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोकैरियोट्स में ये आ गया लार्ज सब यूनिट, ये है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोजेक सीक्वेंस होता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है शाइन डलगेर्नो सीक्वेंस, ये है एक्टिविटी शाइन डलगेर्नो सीक्वेंस, हम यहीं पे लिख लेंगे। इसमें होता है शाइन डलगेर्नो सीक्वेंस, SHINE, शाइन डलगेर्नो, DALGERNO, डलगेर्नो सीक्वेंस, ठीक है, SEQ हम शॉर्ट में लिखते हैं, SEQ UENCE सीक्वेंस। ये है राइबोसोम्स के बारे में, इतना काफी है और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमें यहाँ पे ना पढ़ाते टाइम आपको फील होता होगा कि मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताता हूँ, अगर जो डिटेल में है कि वो है, तो इस वजह से मुझे रुक रुक के बोलना पड़ता है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट ही, हमें जरूरी नहीं जानना है कि अब ये डिस्कवर, इसके अलावा कोई हिस्ट्री पढ़ने में बच्चों को मजा आ जाता है कि वो साइंटिस्ट ऐसा था, उसने ये काम किया था, उसने डिस्कवर किया था, ये वर्ड वहां से लाया गया है, इसका मतलब ये है, इसका ये है। तो वो ना किसी ने पूछना नहीं होता है एग्जाम में, ठीक है, तो हमें कोई जरूरत नहीं होती कि उस चीज में अपना दिमाग
खर्च करो, क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने अंदर बोलेंगे कि इनफ है, मेरे पास तो है उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन, लेकिन एग्ज़ाम में अगर वो आपसे पूछी नहीं जाएगी तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा वो इन्फॉर्मेशन याद रखने का। इसलिए जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमसे पूछा जाएगा, वो अगर याद है तो इनफ है, ठीक है? वो है एक्स्ट्रा चीज़ें, बाद की चीज़ें, जो आप अपनी ख्वाहिश से याद रखेंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम पास करना है, तो उसके लिए वही इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अगर हम यहीं पे देखेंगे थोड़ा-सा कि इसके सब फंक्शन क्या हैं? तो फंक्शन फंक्शन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में सेम है। ठीक है। अगर हम देखेंगे कि मेन फंक्शन इसका है प्रोटीन सिंथेसिस का, तो इसको कहा जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज इन द सेल, ठीक है? इसको कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। इन द सेल, ठीक है? प्रोटीन फैक्ट्रीज इन द सेल, ये क्या करती हैं? ये साइट है फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स की। इट प्रोवाइड a site of biosynthesis of protein. Ribosomes are site of biosynthesis of protein, ठीक है? इसके अलावा क्या है? इनकोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो डीएनए देता है, वो एमआरएनए इसी आरएनए को देता है। तो ये राइबोसोम्स वहाँ पे जाके एमआरएनए आता है, आरएनए टाइप की है ना, आरएनए, आरएनए है, एमआरएनए है, टीआरएनए है, तो वो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एमआरएनए ने इंफॉर्मेशन लाई, उसके कहते हैं मैसेंजर आरएनए, उसने मैसेज लाया फ्रॉम डीएनए, ठीक है? तो अब क्या करेगा राइबोसोम जो है, उसको कहते हैं आरएनए, आरएनए आएगा तो वो उसको बैठ के वो रीड करेगा कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, उस कोडन को पढ़ेगा और उसको इनकोड करेगा, ठीक है? और इनकोड करके बोलेगा कि हाँ ये यहाँ पे ये कोडन है, ये वाला अमाइनो एसिड लाओ, ठीक है? तो लाएगा कौन? टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, उसको कहते हैं टीआरएनए, जो अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर करता है पेप्टाइड चेन में, ठीक है? वो हम आरएनए जब पढ़ेंगे वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? इट इनकोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इसको ना हाईलाइट करेंगे, थोड़ा सा ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन ये, इसी को आप रिवर्स करो, ट्रांसलेशन की डेफिनेशन बन जाएगी इनकोड ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इनकोड कर लेना या प्रोटीन सिंथेसिस करना। ट्रांसलेशन मीन्स आरएनए से प्रोटीन बनाना, प्रोटीन, ठीक है? ये है आज का इनफ है और राइबोसोम्स के बारे में इंफॉर्मेशन, इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इनफ है।